स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स। जो भी हम ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके इसके हिसाब से हम फिल करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपके आते हैं। जैसे हमने ले लिया, जैसे आपके मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर आपसे पूछे सिर्फ इसकी या फिर हीलियम पॉजिटिव की, या आपसे पूछा है लिथियम 2 पॉजिटिव की, तो लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपसे पूछे भी कोई एन की बताओ, एन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, लिथियम की बताओ, जिंक की बताओ, कॉपर की बताओ, तो वो आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ जाता है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अगर आपका क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये मान लिया आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे मान लिया काफ़ी सारे, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या फिर कोई और भी दूर इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपका ये न्यूक्लियस है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखेंगे हम 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या होगा? 2 तरह के फोर्स होंगे आपके। एक तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं? अट्रैक्टिव कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे 2 तरह के फोर्स काम करेंगे। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2 तरह के फोर्स काम करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स किसके द्वारा दिया गया है? अट्रैक्टिव फोर्स आपका न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। सेकंड है हमारा रिपल्सिव फोर्स। सेकंड कौन सा है? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा? जो रिपल्सिव फोर्स है वो किसके द्वारा होगा? बाई इलेक्ट्रॉन्स, बाई इनर इलेक्ट्रॉन। जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? हमारा रिपल्सिव फोर्स। तो आपका जो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स काम करते हैं वो काफ़ी अलग टाइप के होंगे। यहाँ पे 2 तरह के होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। लेकिन इसके ऊपर जो काम कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जो काम कर रहा है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का फोर्स होगा, वो हमारा कौन सा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे हमारे 2 तरह के अलग अलग फोर्स मिलेगी। एक हमारा हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा हमारा हो सकता है रिपल्सिव फोर्स। तो इसके कारण जो एनर्जी हमारी है, आपको पता है जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका उसके अंदर। तो यहाँ पे हम अगर दोनों का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए तो दोनों का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा दोनों का आपका अलग अलग मिलेगा। अगर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बनाएं, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बनाएं तो आपका मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या होगा? 1s, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2s 2p, 2s और 2p। 3s का बनाएं, 3s 3p और 3d, 3s 3p और 3d। 4s का बनाए तो 4s 4p 4d और 4f, 4s 4p 4d और 4f। तो ऊपर की तरफ हमारी क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे क्या बढ़ेगी हमारी? एनर्जी, एनर्जी इधर क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बनाएंगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका एनर्जी जो लेवल डायग्राम आएगा वो आपका अलग आएगा, ठीक है ना। ये मान लिया मैंने सपोज कर रहा हूँ, मैं इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका अलग मिलेगा। उधर की ऊपर की तरफ क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो हमारा होगा, जैसे मान लिया सबसे पहले आएगा 1s, ठीक है, फिर हमारा आएगा 2s, फिर हमारा आ जाएगा 2p, ठीक है, 2s 2p, दोनों में डिफरेंस है, सेम एनर्जी नहीं है। फिर आपका आएगा 3s, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3s। फिर आएगा हमारा 3d, इसके बाद हमारा आ जाएगा 3d, 3d, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, यहाँ पे हमारा आ गया 3p स्कूल, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4s, ठीक है। 4s के बाद हमारा आ जाएगा 3d, 3d के हमारा आएगा 3p, हमारा आ जाएगा यहाँ पे
ठीक है। तो इस तरह हमारा सिस्टम यहाँ पे चेंज होगा। देखो आपका सबसे कम एनर्जी होगी 1s 2s, देखो यहाँ पे दोनों में एनर्जी डिफरेंस है। 1s ये हमारा फर्स्ट सेल है, चलो ये तो दोनों की, ये जो फर्स्ट सेल तो दोनों में अलग अलग है, लेकिन 2s 2p की एनर्जी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लेंगे तो यहाँ पे 2s 2p की एनर्जी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एनर्जी इतना हमारा गैप आ जाएगा इसके अंदर, मतलब इतनी एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। फिर हम अगर 3s 3p में देखें, तीनों की यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो तीनों की 3s 3p और 3d, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s 3p और 3d, ये हमारा हम ऊपर ले लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 4s। तो यहाँ पे देखो चेंज है, 3s में इतना चेंज है, फिर 3p में इतना चेंज है, और 3d में काफ़ी चेंज है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तीनों की सिमिलर एनर्जी नहीं है, तीनों की सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो तीनों ले सकते हैं। 3s 3p 3d, देखो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में हमारे एक ही सब सेल होता है 1s, लेकिन 2 सेल उसमें 2 होते हैं, आपने पढ़ चुके हैं पहले 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f। तो सबकी एनर्जी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सेम है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्चुअल में देखें, यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे देखो थ्योरेटिकली ले या आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, जो भी आपका 3p में इलेक्ट्रॉन है, 3p में और 3s में अलग अलग आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर अलग फोर्स लगता है, ठीक है ना। चाहे आपका वो सेम सेल में हो 3s 3p और 3d, इसका रीज़न क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो अलग अलग पे अलग अलग लगता है। जैसे मान लिया आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लिया 3s है, 3p और 3d है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो यह मान लिया मैंने, ये मेरा 3s है, ये 3p है और ये 3d है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों के ऊपर जो एनर्जी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपका अलग अलग लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसके ऊपर इनर इलेक्ट्रॉन इसको अलग रिपल्सन करेंगे, तो आपने सिंपली ये ध्यान रखना है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो आपका अलग अलग होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर हमारा सेम पैटर्न फॉलो नहीं होगा, हमारा अलग पैटर्न फॉलो होगा। वो क्या होगा हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी किसकी होगी 1s, फिर होगी 2s 2p, दोनों की लगभग सेम होगी 2s 2p, फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारी आ जाएगी 3s, ये लगभग 3p बराबर 3d, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसकी एनर्जी जो आपकी 1s की एनर्जी है वो 2s के बराबर नहीं है, 1s से ज़्यादा 2s की है, यहाँ पे आपकी इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, लेकिन यहाँ पे हर एक की ज़्यादा 1s से ज़्यादा 1s से ज़्यादा 2s की, 2s से ज़्यादा 2p की है, और 2p से ज़्यादा फिर क्या है 3s की, और 3s से ज़्यादा 3p की है, ठीक है ना। फिर आपकी क्या होगी 4s की होगी या 3d की होगी, तो 3d, तो ऐसे हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो अलग उस हिसाब से भरे जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे अलग हिसाब से भरे जाएंगे। तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका अलग अलग होगा दोनों के अंदर। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, आपका क्या होगा, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स, वेरियस सेल, जो अलग अलग सेल है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग का सिस्टम अलग अलग है। तो इसके लिए जो फीलिंग करते हैं उसके अंदर हम 3 रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इसके लिए हम 3 रूल फॉलो करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल्स, सेकंड हमारा क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड हमारा क्या है हंट्स रूल, ठीक है। तो जो भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, हमारे 3 रूल हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारा अबाव प्रिंसिपल, सेकंड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और थर्ड है हमारा हंट्स रूल। तो 3 रूल फॉलो करेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। तो हम एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या अबाव प्रिंसिपल, देखो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है ना। एक एक रूल को हम पढ़ लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहला हमारा अबाव प्रिंसिपल, तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, अबाव का मतलब होता है बिल्ट अप ऑफ बाव, का मतलब होता है बिल्ड अप,
बिल्डअप का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो फिलअप करते हैं, तो हमारा अबाव प्रिंसिपल क्या कि कैसे उसको बिल्डअप कर देंगे, ठीक है ना। जनरल वर्ड्स टू बिल्ड अप, यहाँ पे बिल्ड अप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए रूल क्या है, इसने दो तरीके हमारे पास भरने के लिए, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और मैं आप बता देता हूँ, अगर आपका यहाँ पे जो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन फीलिंग्स वो किसके अनुसार होती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, ये भी ध्यान रख लेना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जो हमारी होती है वो होते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन प्लस में एल रूल। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम इस रूल को फॉलो करेंगे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। वापस हम वहीं पे आ जाते हैं, हमारा क्या हम पढ़ रहे हैं, अबाव प्रिंसिपल्स, अबाव प्रिंसिपल्स। जनरल वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, बिल्ड अप। ये क्या हो जाएगा, बिल्ड अप, ठीक है। इसके अनुसार ये रूल क्या कहता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जहां पे हमने ना तो कोई एनर्जी दे रखी ना ले रखी, इन ग्राउंड स्टेट द एटम ऑफ ऑर्बिटल फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, कि हमारा जो भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भरेंगे। जैसे हम पहले के सेल में भरेंगे, फिर एल सेल में, फिर एम सेल में, फिर एन सेल में, वो हम भरेंगे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या बोलता है, कैसे हम फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तरीका याद क्या, 1s 2s आपका क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। 2s 2p 3s 3p, हमारा क्या हो जाएगा 3s 3p, ठीक है। हम पहले सेल में हमारे 1s, फिर दूसरे सेल में जो जनरली लिखते हैं 2s 2p, 3s 3p, और हमारा इसमें क्या आ जाएगा 3d, फिर हमारा क्या हो जाएगा 4s 4p 4d, फिर हमारा क्या हो जाएगा 5s 5p 5d, फिर हमारा क्या हो जाएगा 6s, यहाँ पे हमारा 4d में 4fp आ जाएगा, ठीक है। हमारा 5s 5p 5d 5d, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा 5f, फिर हमारा कम हो जाएगा 6s 6p 6d, ये भी हो जाएगा, फिर 7s और 7p, हमारा यहीं तक काम चल जाएगा। अब आपने इसको कैसे ध्यान रखना है, आपने एरो निकालने, पता चल जाएगा कैसे हम इसको फिलअप करते हैं, सिंगल एरो 2 2 में से, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल एरो 2 में से, फिर 2 एरो 2 2 में से, ठीक है, फिर 2 एरो 3 में से, ठीक है। कैसे निकालना है, पहले दो एरो आपने ध्यान रखने, 2 एरो 2 2 में से, फिर 2 एरो 3 3 में से, नहीं उसमें 2 एरो 1 1 में से, 2 एरो 2 2 में से, 2 एरो 3 3 में से, फिर अपने आप कम होते चले जाएंगे, फिर 3 में से आपका, फिर 4 में से, फिर आपका 3 में से। तो ऐसे हम फिलअप करते जाएंगे। नहीं तो इससे भी एक इजी तरीका है जिसमें आप, जैसे मैं वो दोनों बता देता हूँ आपने कैसे भरनी। एक तो हमारा n प्लस में l सिस्टम है, उससे भी हम भर सकते हैं। नहीं तो आप याद रखो, इसको हम n प्लस में l के हिसाब से भी लिख के दिखा देंगे हम कैसे आएगा। नहीं तो आप याद रखो, स्कूल आपने ध्यान रखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल, थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं। देखो आपने यहाँ से शुरू करना है, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर क्या लिखोगे, दिल्ली स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 बार हम लिख लेंगे पब्लिक स्कूल, ठीक है ना। फिर हमारा आ जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पे हम भर लेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर हमारा आ जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा फार, बहुत दूर है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा फार दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी। 1 से शुरू कर लेंगे, हमें पता इसमें कितने होंगे, इसमें आपने वैल्यू ध्यान रखनी है। इसके अंदर जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर हमारा हो जाएगा 3s 3p। आपको पता है 1 सेल में सिर्फ एक ही s होता है, 2s में 2s 2p होते हैं, 3s में 3s 3p होते हैं। 3s आपका क्या हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p। स्कूल पब्लिक स्कूल,
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1s 2s, ये हमारा क्या हो जाएगा 1s, फिर हमारा हो जाएगा स्कूल, देखो स्कूल 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 पब्लिक स्कूल, फिर हमारा 2s 2p, 1s 2 2s 2 2p, फिर हमारा आ जाएगा 3s 3p, फिर हमारा आ जाएगा 4s, फिर हमारा 3d, फिर हमारा आ जाएगा 4p, फिर हमारा आ जाएगा 4p के बाद हमारा आ जाएगा 5s, 5s के बाद हमारा आ जाएगा 4d, 4d के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे p, आपका क्या आ जाएगा 5p, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ s, हमारा क्या आ जाएगा 6s, यहाँ पे p, यहाँ पे s, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 4d 5p 6s, फिर क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 4f, 4f के बाद देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखो पहले 1s ठीक है, 2s ठीक है, फिर 2s पीछे से चलेंगे, ऐसे भरते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से चले गए 1s के बाद आया 2s के बाद आया 2p के बाद आया 3p के बाद फिर पीछे चले गए 3p के बाद आया 4s के बाद हमारा फिर आया 3d के बाद हमारा आया 4p के बाद हमारा आया 5s के बाद हमारा आया 5s के बाद हमारा आया 4d के बाद हमारा आया 5p के बाद हमारा आया 6s के बाद हमारा आया 4f के बाद हमारा आया 5d, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे 5d के बाद हमारा आया 6p, तो यहाँ पे आपका ps हो जाएगा 6p, और आपके बाद 6p के बाद हमारा 7s, तो 7s के बाद फिर वही हो जाएगा 5f के बाद 6d, और 6d के बाद हमारा 7s, और 5d 5f 6d 7p और हमारा 8d, हमें यहाँ तक 8s करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर बता रहा हूँ ट्रिक क्या है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फार दिल्ली पब्लिक स्कूल, फार का मतलब जो दूर है, ये भी तरीका है, आप ये भी रूल नहीं तो इस हिसाब से भी भर सकते हो, ठीक है ना। रूल क्या कहता है, n प्लस में l रूल क्या है, हम जिसकी वैल्यू ये क्या होगी, जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी स्मॉल वैल्यूज्ड, स्मॉल एनर्जी वैल्यूज, अगर सेम वैल्यू है 4 2 है सेम वैल्यूज, 4 2 के लिए आपकी सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यू, देन विच हैव लेस n वैल्यूज्ड, which have less n values, so it has small values, it has क्या हो जाएगा small values, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी। जैसे हमने ले लिया, अब कंफ्यूजन हो जाए 3d और 4p में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लें 3d और आपका 4p में, तो कौन पहले आएगा, वैसे तो 4p पहले मतलब हमारा ये आना चाहिए, या 3s में, इसमें भी देख सकते हैं 3p में 3d और 4s में, 4s में और 3d में, जैसे ये भी ले लेंगे 4s। अब देखो यहाँ पे n प्लस में l रूल कितना हो जाएगा, n प्लस में l, ठीक है, n प्लस में l, n की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 0, यहाँ पे कितनी है 3 प्लस में 2, यहाँ पे कितनी है 4 प्लस में 1, तो ये हो गया 4, ये तो ठीक है सबसे कम है, ये कितनी होगी 5, ये भी कम है, ये आपकी ज़्यादा, ठीक है, ये 5 ज़्यादा, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, n प्लस की l की वैल्यू सेम है, तो एनर्जी किसकी कम होगी, जिसकी ये वैल्यू स्मॉल होगी, इसकी n की वैल्यू क्या है स्मॉल है, जिसके हिसाब से ये क्या है इसकी एनर्जी भी स्मॉल है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है ना, ये अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है ना। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, पोली एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लिया किसी में 2 ऑर्बिटल है, एक में आपको पता s के अंदर 1s के अंदर 2 ऑर्बिटल है, n ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दे मस्ट बी अपोजिट इन स्पिन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे होंगे अपोजिट स्पिन में, एक आपका प्लस हाफ, एक आपका क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ऐसे नहीं भर सकते। अगर आप इसको ऐसे भर दोगे, ठीक है ना, ऐसे भर दोगे, दोनों की स्पिन एक ही डायरेक्शन में दिखा दोगे, तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि ये क्या है आपका 1s हाफ एस और ये भी क्या है हाफ एस। इसकी 2 है, या तो हम बोल सकते हैं द एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैविंग
no two electron in an atom which having same four value of the quantum numbers, कि मतलब ये कहने का मतलब है कि किसी भी एटम में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिनका 4 का सेट सेम होगा क्वांटम नंबर का, कोई ना कोई वैल्यू। देखो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू सेम है, लेकिन s की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट है, अगर सेम हो जाएगी, देखो अगर 1s के लिए मैं देखूँ n की वैल्यू हमारी क्या होगी 1, l की वैल्यू क्या होगी 0, m की वैल्यू क्या होगी 0, लेकिन यहाँ पे अगर s की वैल्यू भी मैंने 0 बोल दी, ठीक है ना, s की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी +½ दोनों के लिए क्या होगी +½ तो इसका मतलब ये गलत है। आपकी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू तो कम से कम अलग होनी चाहिए। तो सिंपली याद रख लो n ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और दे मस्ट बी अपोजिट इन स्पिन। एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दे मस्ट बी अपोजिट इन स्पिन, स्पिन के अंदर आपके अलग मिलेंगे। तीसरा जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या कहता है, हंट रूल क्या कहता है, जब तक जैसे ये आपके 3 ऑर्बिटल है, जैसे हमने बोले 3p में आपके 3 होते हैं 3px 3py और 3pz, ठीक है। यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। या फिर d में आपके 5 हैं 1 2 3 4 5, आपने लिया 3d। ये कहता है जैसे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं ऐसे नहीं भरूंगा, यहाँ पे मैंने ऐसे भर दिया, ये मेरा गलत है। जब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक एटलीस्ट हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक एटलीस्ट, क्योंकि सारे के सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब सबकी एनर्जी सेम है, डीजनरेट ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी सेम है। इसी तरह अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो मैं कैसे भरूंगा 1 2 3 4, तो ये तो मैं भर सकता हूँ, ऐसे नहीं भर सकता 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये सही है ये गलत है। कई बार पूछ लेते हैं ये किस रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है ना, आपको दे देंगे भी किस रूल को वायलेट कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना अगर कहीं पे ऐसे पेयरिंग होगी सेम स्पिन होगी तो वो आपको सेम स्पिन में, अगर एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन हो गए तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होंगे, जैसे f में p में और d में, तीनों में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल, जब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे एटलीस्ट हर एक ऑर्बिटल को, उस सब सेल के हर एक ऑर्बिटल को एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ना मिले, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल्स, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल्स, ये आपको ध्यान रखना, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल्स। देखो इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, जैसे आपका क्या है 4d है, 4d में 4 है और एक आपका है 4d में 5 है, 4d में 5 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हाफ में होते कितने, डी में आपको ध्यान रखना है हमारे जो डी के अंदर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्पिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार। तो हमारे डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 5 में वो हाफ फिल्ड होता है, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिल गई, तो ये क्या होगा एक्स्ट्रा स्टेबल्स, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू द सिमेट्री। रीजन क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी, यहाँ पे जो एक्सचेंज एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी मोर एक्सचेंज एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना, या तो ड्यू टू द मोर एक्सचेंज एनर्जी या ड्यू टू द सिमेट्री, ये आपको ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है। तो अब एक्सचेंज एनर्जी भी देख लेंगे दोनों की अगर एक्सचेंज एनर्जी देखेंगे, देखो वो कैसे हो जाएगा। देखो ये हमारा है डी ऑर्बिटल्स, जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होगी हमारा क्या है डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, दूसरा हमारा है 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, इसके अंदर 5 1 2 3 4 5। अब ये कितनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, देखो ये अपनी पोजीशन इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन टोटल पहले वाला इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है 1 2 3 4, तो 4 कर सकता है।
सेकंड वाला है प्लस में, ये कितनी कर सकता है, देखो इसके साथ एक्सचेंज कर दिया, अब ये किसके साथ करेगा, इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, तो कितनी कर सकता है +3, मैं नीचे लिख रहा हूँ +4 +3। अब ये किसके साथ कर सकता, इसके साथ तो कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कर चुका एक्सचेंज, तो ये किसके साथ 1 के साथ और 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा +2। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ में एक्सचेंज कर सकता है +1। तो आपका ये देखना है एक इलेक्ट्रॉन किस किस के साथ में टोटल पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। पहले वाला है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, टोटल 5 पोजीशन एक्सचेंज। तो टोटल हमारी यहाँ पे कितनी आएंगे 10 पोजीशंस। तो 10 पोजीशन मतलब एक्सचेंज, मोर एक्सचेंज एनर्जी। जितनी पोजीशन एक्सचेंज का मतलब जो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है तो उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मोर एक्सचेंज। और आपकी जो स्टेबिलिटी होती है, किसी भी स्टेबिलिटी होती है वो आपकी एक्सचेंज एनर्जी पे डिपेंड करता है। जितनी मोर एक्सचेंज होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, उतना ही ज़्यादा स्टेबल। अगर यहाँ पे देखें ये इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में +3 पोजीशंस, ये अब इसके साथ में और प्लस इसके साथ में +3 प्लस में 2 पोजीशन, ये सिर्फ किसके साथ में +1 के, तो टोटल 5 पोजीशन हो जाएंगी। तो इसकी लेस एनर्जी होगी। आपको ध्यान रखना है कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है 3d4 और 3d5, जिस जो हाफ फील्ड है, या तो आप बता सकते हो ये आपका हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये आपका कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये लेस स्टेबल है, ये आपका मोर स्टेबल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कुछ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो जैसे हमने करनी है 1s, आपको जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसकी फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन्स, हीलियम्स, लिथियम्स, बेरिलियम्स, बोरॉन्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल, इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स, वेरियस सेल, डिफरेंट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का भरना उसको हम क्या बोल देंगे, हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s के अंदर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला सेल हमारा क्या हो जाएगा, एक में ही आ जाएगा, एक में 2 आ सकते हैं, 1s1 हो जाएगा। हीलियम की क्या होगी, हीलियम में एक सेल में इसके अंदर आपको पता एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में पोलर एक्सक्लूजन के साथ में 2 आ सकते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी 1s2। इसकी क्या हो जाएगी 1s में भर जाएगा कंप्लीटली। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो इसमें आ गए, अब भी एक बचा हुआ, तो 1s के बाद कौन आता है 2s, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा 2s में एक 1 है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम्स, हीलियम के अंदर 2 और 2s में क्या हो जाएंगे 1s, ठीक है। उसके बाद हमारा बेरिलियम, बेरिलियम में कितने होते हैं 4, 1s2 2s2 और आपका, ठीक है, इतने ही हो जाएंगे। तो हम या इसको लिख सकते हैं हीलियम्स, हीलियम के बराबर नोबल गैसेज लिख देंगे, ये हमारी नोबल गैसेज है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा हीलियम, हीलियम के लिए 2 और 2s की 2। बेरिलियम में कितने होते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p की 1s, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हीलियम्स, हीलियम की 2, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्लीटली भर चुका है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल है, ठीक है। आपने ध्यान रखना जैसे एस में होता है, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 2p जैसे मान लिया उसमें 6 आ सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारा डी 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 5 होंगे, तो 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें 10 आ सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 तक आ सकते हैं, ध्यान रख लेना। सी में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और हमारा 4 प्लस में 6 होता है, तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप इनको कर लेना। आगे मैं कुछ और करवा देता हूँ थोड़े से जो मुश्किल है। अब जैसे डी वाले हैं, ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए टाइटेनियम, आपको दे स्कैंडिनियम दे दिया जाए, स्कैंडिनियम का कितना होता है 21, तो 21 हमारे कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p की 6 3s2
3p की 6, देखो 2 to 4 to 6 10 12 16 है, 18 तक हो गया हमारा यहाँ तक। 18 के बाद 3 बचे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p की 6 4s 1 4s 21 होता है ना स्कैंडिनियम का, 1s2 2s2 2p की 6 3s2 3p की 6, आपका टोटल यहाँ तक कितने हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे, 10 प्लस में 8 18 हो जाएंगे, ठीक है ना। 4s और 3d में 1 हो जाएगा, 4s2 और 3d की 1 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक हमारा किसके बराबर होता है आर्गन के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्गन में कितने होते हैं 18, क्योंकि नोबल गैसेज है तो 18 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 4s2 और 3d की 1। तो इस तरह हम किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भरते जाएंगे, जो थोड़े से अलग टाइप के वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपने सबकी करके देखनी है, जैसे आपने करनी हो कॉपर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अलग से मैं बता देता हूँ। आपको 30 तक करके देखनी है, बाकी आपको +2 में करनी है, +1 में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ आयन की, जैसे आपका एक तो दे सकते हैं एग्जाम में कॉपर्स, एक आपको दे सकते हैं क्रोमियम्स, ठीक है ना। एक आपको इनको जैसे आपको दे देंगे कॉपर और क्रोमियम्स, ठीक है, दो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के चल लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के आयन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके आयन या पूरे डी ऑर्बिटल के एंड डी ऑर्बिटल आयन्स, इन पे लगभग क्वेश्चन आता है। डी ऑर्बिटल्स आयन, जो डी ऑर्बिटल आयन होते हैं यहाँ पे समझ लेना, जैसे हमारा क्या कॉपर या क्रोमियम ले लेते हैं, क्रोमियम का क्या हुआ 24 होता है, तो आप कैसे भरोगे 1s2 स्कूल 2s2 पब्लिक स्कूल, 1s2 2s2 2p की 6 3s2 3p की 6 4s2 और 3d की 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक हमारे कितने हो गए 10, यहाँ तक हमारे कितने हो गए 18 हो गए, यहाँ तक हमारे कितने हो गए 6 हो गए। ये क्या है, ये आपका जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोम की जिसका एटॉमिक 24 होता है। ये क्या है थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट होती है, एक्चुअल में हमें क्या मिलती है, एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिलती है वो आपको ध्यान रखना। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे आपके डी में कितने हैं 4 है, लेकिन आपका अनस्टेबल है, तो बाकी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या आर्गन आपका 18, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इससे आगे 4s में 2 है और 3d में 4 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4s1, और 3d में कितने आ जाएंगे 5, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सही है और ये आपकी गलत है क्रोमियम के केस में। उसी तरह कॉपर का केस ले लेंगे, अगर आप कॉपर की करोगे तो कॉपर की भी क्या आ जाएगी, आर्गन तक कितने हो जाएंगे 18, कॉपर का कितना होता है 29, आर्गन के क्या हो जाएगा 18, उसके बाद है 4s2 और 3d आपकी 9 हो जाएगी। ये क्या आएगी थ्योरेटिकली आएगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है क्यों होती है। यहाँ पे ये आपका क्या हाफ फिल्ड है, यहाँ पे 3d में 5, ये क्या है हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, हम पहले पढ़ चुके हैं। हाफ फिल्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल, तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है एक्सपेरिमेंटली, अगर हम थोरियम का इसका देखेंगे, ठीक है ना, आर्गन के बाद हमारा 4s, ये आपका क्या है थ्योरेटिकली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्यों मिलेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कर जाएगा, 4s में 1 और 3d की 10 आ जाएगा। 10 क्यों है, क्योंकि ये कम्प्लीटली भरा हुआ, और कम्प्लीटली इज द मोर स्टेबल, कंप्लीट फील्ड है और क्या होगा मोर स्टेबल, इसलिए वो क्या हो जाएगा मोर स्टेबल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कंप्लीटली इज द मोर स्टेबल, ठीक है। तो आपने आपकी 100 तक आपने करनी है। अब कुछ आयन की ले लेते हैं, देखो आपसे पूछा जाए भी आयन की निकालनी है, जैसे मान लिया आपको दे स्कैंडिनियम की आप करते हो, स्कैंडिनियम का कितना होता है 21 के 18 तो आर्गन में चले गए, तो 18 आपका किस में चले जाएंगे आर्गन में। बाकी जैसे मान लिया मैंने इसको लिखना स्कैंडिनियम 3 पॉजिटिव, तो फिर क्या लिखोगे स्कैंडिनियम 3 पॉजिटिव, तो स्कैंडिनियम 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो कहाँ से निकलेंगे वो भी हम ध्यान दे लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हमारे निकले हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में हमारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर आर्गन
और आर्गन के बाद हमारे यहाँ पे है 4s। 4s में कितने हो जाएंगे 2 और 3d में कितने हो जाएंगे 1, लेकिन यहाँ पे 3 निकल गए तो 4s में क्या हो जाएंगे 0 और 3d में भी क्या हो जाएंगे 0। देखो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे हम ये ले रहे हैं 4s में हमारे 2 होते हैं, यहाँ पे कितना d में कितना 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो तीनों के तीनों निकल चुके होंगे। यहाँ पे जो आएगा आपका क्या आ जाएगा 4s में क्या आ जाएगा हमारा 0 बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, लेकिन 3d में अगर देखें तो अगर 3d भी बिल्कुल खाली हो जाता है 1 2 3 4, तो आपको पता है 3 पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी आता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इस पे कोई चार्ज नहीं। तो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव आ गया, तो मतलब जितना पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर उस नेगेटिव आएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और उसके अपोजिट में अगर पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे उतने ही। जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव आना वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आएंगे इंक्रीज होंगे तो वो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर किसी में से निकलेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं आपको बात को किसी और की ले लेते, जैसे मान लिया मैंने ले लिया टाइटेनियम की ले लेंगे, टाइटेनियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, ठीक है 22 होता है टाइटेनियम का, तो इसकी 22 है आपका टाइटेनियम्स का, ठीक है एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर 22 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन्स, साथ में हमारा क्या हो जाएगा 4s2 और 3d में क्या हो जाएंगे 2। अब मैंने दूसरा लिखना टाइटेनियम प्लस वन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना D में से इलेक्ट्रॉन निकलते, हमेशा याद रख लेना है, हमेशा इसको D में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसका अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है 1 2 3 4 5, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो जब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, ऐड नहीं माइनस कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे टाइटेनियम की क्या आएगी आर्गन में, आर्गन तो सेम रह जाएगा 4s में क्या हो जाएगा 4s में 1 और 3d में हमारे क्या रह जाएंगे 2। तो आपने s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ना कि d में से, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन पे हमारे 18 रह जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा 4s में से आपका 1 निकल जाएगा, 4s में 2 थे और d में सेम रह जाएंगे, तो 3d में क्या रह जाएंगे 2 आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा s में से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये आप हमेशा बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बाहर वाले से नहीं निकलता है इलेक्ट्रॉन, आपका s में से निकलेगा। 1-2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कर लेते हैं। जैसे मान लिया आपने, जैसे हमने ले लिया 3D कॉपर ले लेंगे, कॉपर या हमने ले लिया जिंक ले लेंगे, जिंक का कितना होता है 30 होता है, 30 में क्या हो जाएगा आर्गन में 18, ठीक है ना 18, तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3d में कितने होंगे 3d में 4s में क्या हो जाएंगे 2 और 3d में कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। अब हमने इसको क्या लिखना, हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो अब हमारा क्या है s में कितने हमारे 2 हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, 2 to 4 to 6 to 8 और 2 10। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिनको किस में लिखना है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आर्गन में कितने होंगे 18 और आपका 4s खाली हो जाएगा। ध्यान रखना है 3d पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये खाली हो जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4s तो बिल्कुल खाली हो जाएगा 0, इसमें कुछ नहीं बचेगा और d फिर भी इतना ही भरा रहेगा 1 2 3 4 2 4 2 6 8 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो 4s तो हमारा बिल्कुल खाली हो जाएगा और 3d में हमारे क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको इस चीज़ को आपने ध्यान रख के चलना है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम कहाँ से निकाल लेंगे, हमेशा आपका s ऑर्बिटल में से निकालेंगे, ना कि d ऑर्बिटल में से, ठीक है। ये आपका एग्जाम में काफ़ी आते हैं, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम मैंने लास्ट में करवाई है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कई बार आपसे ऐसे पूछ लेते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक करैक्टर भी पूछ लेते हैं, डाईमैग्नेटिक्स या फिर पूछ लेते हैं पैरामैग्नेटिक्स, ठीक है। क्या होते हैं मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं ये और एक हमारे होते हैं पैरामैग्नेटिक। अब पता कैसे करेगा, दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड,
ये वाले दे आर रिपेल, ये अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे। दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे रिपेल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो क्योंकि दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, उनके पास बिकॉज क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दे आर, आपने देखा होगा लोहे को, आयरन को देखा होगा मैग्नेट की तरफ जाता है, दे आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हम डाल लेंगे उसके ऊपर, उसके द्वारा अट्रैक्टेड होंगे। दे कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कंडीशन क्या है, क्या बिकॉज दे कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इनकी स्ट्रेंथ कैसे निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला है, स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम्स, कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैग्नेटिक मोमेंटम्स। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फार्मूला होता है 4s प्लस में, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4s प्लस में 2s प्लस में हमारा हो जाएगा 2s प्लस में, तो इसमें एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 2n प्लस में, यहाँ पे s की वैल्यू हम रख लेंगे n प्लस में 2, n प्लस में 2, ये हमारा होता है बोहर मैग्नेटॉन्स, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे s की वैल्यू कितनी लेते हैं +½ तो +½ रख देंगे यहाँ पे, तो +½ यहाँ पे रखेंगे तो हाफ हो जाएगा, यहाँ से हाफ निकल जाएगा तो टोटल हमारा 2 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको s की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसके लिए हम n/2 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इसके लिए हम ले लेंगे इसमें, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूँगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो 4s प्लस में s प्लस में 2 होता है, 4s प्लस में s प्लस में, यहाँ पे 2s नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4s s प्लस में 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो बोहर मैग्नेटॉन को एक्सप्लेन करने का ये तरीका होता है, इससे हम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, आपसे पूछी भी जा सकते हैं क्या स्ट्रेंथ है। n यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कैसे पता लगाएंगे ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, जैसे मैंने दे दिया आपको दे दिया, जैसे मान लिया सोडियम दे देंगे, सोडियम पॉजिटिव, पूछेंगे भी आप तो बताओ मैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, टोटल इसमें 11 होते हैं, 11 में से एक निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो इस सेल में कितने आते हैं, 2 कंप्लीटली भरा हुआ है, तो इसके कारण तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसमें भी 2 आते हैं, ये भी कंप्लीटली भरा हुआ है। इसके अंदर कितने आते हैं, अगर हम सिर्फ सोडियम की बात करें तो ये आपके कंप्लीटली भरा हुआ 6 आते हैं, ये भी इसके कारण भी नहीं, तो यहाँ पे 2 आते हैं लेकिन 1 है, तो इसका मतलब इस हिसाब से तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक, इस हिसाब से क्या हो जाएगा पैरा। लेकिन Na पॉजिटिव की बात करें तो Na पॉजिटिव में क्या होगा 1s2 2s2, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे s में से, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s हमारा क्या हो जाएगा खाली। तो ये भी कंप्लीटली भरा हो, इसके कारण नहीं है, ये भी कंप्लीटली भरा हो, इसके कारण भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी कंप्लीटली, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सारे के सारे भरे हुए, तो ये हो जाएगा डाई मैग्नेटिक्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो सोडियम को सोल्ट होता है, क्योंकि सोल्ट में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो आपका क्या है पैरामैग्नेटिक्स, और ये क्या है आपका है डाईमैग्नेटिक्स, ठीक है। तो अगर मान लिया एक एग्जांपल और बस लास्ट एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे भी, जैसे मान लिया आपसे पूछे भी आपका आयरन का है, आयरन 26 होता है, 26 आयरन 3 पॉजिटिव का बोहर आपकी मैग्नेटिक मोमेंटम निकालो। पहले तो ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो 26 होगा, 26 में से 18 माइनस कर देंगे तो हम करेंगे Fe का करते हैं तो हमारा कितना होता है 18 आर्गन्स, ठीक है। आयरन का 26 होता है, तो पहली डिजिट आपने ध्यान रखनी है, जो पहली डिजिट होती है वो S में जाती है, और सेकंड वाली डिजिट जो होती है 20 से लेके 28 29 तक, तो सेकंड डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 3D, आप करके देखोगे तो इतना ही है 3D की 6,
तो हमारा हो जाएगा 4s की 2 और 3d की हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 3d हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3d की 6 और 4s से 2। ठीक है, तो आपने अभी इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ही निकाला, आपको पता इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसके हिसाब से 1 2 3 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 5 6 7, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 5 और एक 6 हो जाएंगे। तो टोटल ये भी अनपेड है, ये तो फुल भरा हुआ है, तो इसके कारण तो नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो आपके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4। तो टोटल हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो जाएगा 4 4 प्लस में 2, तो बोहर मैग्नीटॉन्स, ये क्या है आपका bm का मतलब है बोहर मैग्नीटॉन्स, ये आपकी यूनिट है मैग्नीटॉन्स, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे भी सोल्ट में Fe3 पॉजिटिव की पूछी है, लेकिन हमें Fe3 पॉजिटिव की पूछी गई है, तो Fe3 पॉजिटिव में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 3 में से पहले तो ये खाली होगा, अगर आपसे पूछे भी Fe3 पॉजिटिव की तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो S में क्या हो जाएगा 0। और D में कितने बचेंगे, D में से 2 तो यहाँ से निकल चुके हैं, एक D में से निकलेगा, तो 3D में कितने रह जाएंगे 5 होंगे। तो फिर क्या आएगा 5 में हमारा क्या हो जाएगा, ये अपने ध्यान 1 2 3 4, तो हमारे क्या हो जाएंगे 5 में 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पैरामैग्नेटिक तो होगा, ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक्स। अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल